डियर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का बायो पोर्शन का हेरिडिटी के ऊपर रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम हेरिडिटी को कवर करेंगे। तो ये टर्म 2 के लिए है, ये वीडियो हमारा टर्म 2 के लिए है। टर्म 2 के बायोलॉजी पोर्शन का हेरिडिटी के ऊपर ये वीडियो है हमारा, जिसमें हम हेरिडिटी के जो टर्म्स टर्म 2 में आने वाले हैं उनको हम इसमें देखेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है, या जो सबसे पहला हमारे पास कुछ टर्म्स हैं इस वीडियो को शुरू करने में, यानी इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशंस को पढ़ते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशंस को पढ़ते हैं जिसके अंदर उसको हम उस ब्रांच को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अब यहाँ पे एक आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मेंडल को, ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, जिसको हम इस पूरे चैप्टर में उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे शुरू होता है कि हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी जो होता है वो जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र। ये क्या है? इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी जनकों से, यानी पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है वो क्या कहलाता है? हेरिडिटी। और ये जो टर्म है हेरिडिटी, जो टर्म है वो लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड हेरिडिटस से लिया गया है, HEREDITS, हेरिडिटस। हेरिडिटस जिसका मतलब होता है हेयरशिप। इसका मतलब क्या होता है? हेयरशिप। ये इस टर्म से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि जो हमें विरासत में जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, तो विरासत में हमें हमेशा क्या मिलता है? तो अपने माता पिता से कुछ गुण जो हमें विरासत में मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का जनरेशन टू जनरेशन, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। उसके बाद जेनेटिक्स में एक और टर्म आया था, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन को अगर देखते हैं तो ये डिफरेंस है। इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी। यानी जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके अंदर जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन होता है वो क्यों क्रिएट होता है? तो वेरिएशन जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल चेंज के कारण प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण प्रोड्यूस होते हैं, और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के कारण होते हैं, और म्यूटेशन के कारण होते हैं। तो इन्वायरमेंट चेंज के कारण, यानी एडेप्टेशन को शो करने के लिए हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके कारण दो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो वेल अडेप्टेड होते हैं वो एक दूसरे के बीच डिफरेंस दिखाते हैं, या वो अपने पेरेंट्स के से भी क्या करते हैं? डिफरेंस दिखाते हैं। तो उसको हम इन्वायरमेंटल चेंज कहेंगे। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर क्या बनता है? उनके अंदर बनता है गैमेट्स। उनके अंदर क्या बनता है? गैमेट्स। और गैमेट जो बनता है वो बनता है मियोसिस डिवीज़न के कारण। किसके कारण? मियोसिस डिवीज़न के कारण। तो मियोसिस 1 के अंदर ये दो होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यानी यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोजोम के कुछ टुकड़े होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनके टुकड़े आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके कारण से जीन्स जो होता है वो भी एक्सचेंज हो जाता है, और वो कहलाता है रीसफलिंग ऑफ जीन्स। वो क्या कहलाता है? रीसफलिंग ऑफ जीन्स। जिसके कारण क्या होता है? नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जिसके कारण से नए नए जीनोटाइप बनते हैं और फिनोटाइप भी अलग हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। फिर म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? तो डीएनए के अंदर अचानक जो चेंज हो जाता है वो
म्यूटेशन कहलाता है। इट इज द सडन चेंज, इट इज द सडन चेंज in the nucleotide of DNA, in the sequence of change in the sequence of न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर जो चेंज होता है उस चेंज को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और ये हमेशा सडन होता है, ये हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स है इसके अंदर। उसके पहले मेंडल को, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, और इनका जो लाइफ टाइम था या लाइफ साइकिल था, टोटल पीरियड जो था वो 1828 से 1884 था। ये क्या थे, ये एक मॉन्क थे, ऑस्ट्रिया के एक चर्च में ये मॉन्क थे, और वहीं पे इन्होंने गार्डन पी के ऊपर काम किया था। तो सबसे पहले हम टर्म्स को देखेंगे, उसके बाद इसमें डिटेल्ड देखते हैं हम लोग इसको। तो जो पहला है वो है हमारा जीन। तो जीन क्या होता है, तो जीन जो होता है वो फिजिकल यूनिट होता है या फिजिकल बेसिस होता है हेरिडिटी का। यानी हेरिडिटी जो जीन है वो किसी भी ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। जीन जो होते हैं वो ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन ही जाते हैं। जीन को, जिसको टर्म दिया गया था, जीन जो टर्म दिया गया था वो बैटसन के द्वारा दिया गया था, और इसको मेंडल ने स्टार्टिंग में इसे फैक्टर कहा था। मेंडल ने इसे स्टार्टिंग में क्या कहा था, फैक्टर्स। बाद में वैटसन ने इसे फैक्टर्स को जीन्स कहा। और ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम का स्मॉल सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है, तो सिस्ट्रोन भी डीएनए, फिजिकल बेसिस हेरिडिटी का जीन होता है, और केमिकल बेसिस जो होता है हेरिडिटी का वो डीएनए होता है। जो केमिकल यानी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो डीएनए होता है। तो केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है डीएनए, और फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है जीन। और जीन क्या है, तो ये एक छोटा सा भाग होता है डीएनए का। इट इज़ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ कॉल्ड सिस्ट्रोन। जब उसमें एक जीन होते हैं तो उसको मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं, और जब एक से अधिक जीन होते हैं तो उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद, और इस फैक्टर्स को मेंडल ने बोला था कि ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। ये क्या होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं। तो ये जो पेयर्स होते हैं यानी अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन जो होते हैं उसको हम एलील्स कहते हैं। एलील्स किसे कहेंगे, इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स रिप्रेजेंटिंग द सेम पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे अगर टॉलनेस को दिखाया जा रहा है, अगर टॉलनेस हमारा ट्रेट है तो इसमें टॉल भी होगा और डॉर्फ भी होगा। तो इससे हम इसके द्वारा दिखाएंगे और इससे। तो ये जो दोनों हैं ये सिंगली जीन है, और जब हम दोनों इनको एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा एलील है। एलील्स को एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम जो होता है। उसके बाद है ट्रेट्स। अब ये ट्रेट्स क्या है, तो ट्रेट्स जो होता है वो रिकॉग्नाइजिंग फीचर है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे के द्वारा, दूसरे इंडिविजुअल से हम लोग यानी दो जीवों के बीच में हम अंतर करते हैं या डिफरेंस देखते हैं। इसको हम लोग, इसके द्वारा हम उसको पहचानते हैं। ये अलग अलग तरीका हो सकता, अलग अलग वे हो सकता है, बिहेवियरिस्टिक्स हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है। अब ये जो ट्रेट होता है ये दो टाइप है कि बाई बर्थ आया यानी जन्म से है या जन्म के बाद आया। तो जो जन्म से होता है उसको इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, जो हमें पेरेंट से मिलता है। और वैसे ट्रेट्स जो हम आफ्टर बर्थ करते हैं यानी लाइफ टाइम जो अचीव करते हैं उसे हम एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। यानी ट्रेट का क्या हो जाएगा, तो ट्रेट हमारा दो टाइप का हो जाएगा। ट्रेट हमारा क्या हो जाएगा, दो टाइप का। फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ट्रेट हो जाएगा हमारा कौन सा, इनहेरिटेड ट्रेट विच कैन बी ट्रांसफर्ड। तो पहला हो जाएगा इनहेरिटेड ट्रेट, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट, जैसे एक्वायर्ड ट्रेट में जैसे मस्कुलर बॉडी, ब्रेन या टीचिंग, जो हम लोग सीखते हैं कोई भी चीज़, जो स्किल हमारे अंदर आता है वो एक्वायर्ड ट्रेट में आ जाएगा। स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारा ट्रेट
पेरेंट से हमें ऑफस्प्रिंग में नहीं आता है, लेकिन इनहेरिटेड जो जर्म सेल के अंदर चेंज होगा, वैसा चेंज जो जर्म सेल के अंदर अकर होता है वो इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है एक और टर्म है होमोजाइगस। होमोजाइगस, जाइगस जो होता है वो जाइगोट कंडीशन यानी 2n कंडीशन होता है, डायप्लॉइड स्टेट होता है। तो जब डायप्लॉइड स्टेज में जब दोनों एलील्स एक ही जैसे हों तब उस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं। जब दोनों एलील्स एक जैसे हों उसको हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और हेट्रोजाइगस कंडीशन किसे कहेंगे? जब दोनों एलील अलग अलग टाइप के होते हैं। उसके बाद मेंडल ने जो काम किया था उसमें एक सबसे पहला किया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो जब डिजायरेबल प्लांट वाले प्लांट्स को जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी वैसा क्रॉस कराया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल प्लांट को ही क्रॉस कराया जाता है, जैसे टॉल और डॉर्फ। ये हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट है जिनको हम आपस में क्रॉस कराएंगे। और जो इनसे प्लांट मिलेगा, इनसे जो हमें प्लांट मिलेगा उस प्लांट को हम हाइब्रिड कहेंगे। मीन्स द प्लांट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड हैज द डिजायरेबल कैरेक्टर। डिजायरेबल कैरेक्टर हो और जो हाइब्रिडाइजेशन से मिलता हो उसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड प्लांट। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लांट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड हैव ओनली डिजायरेबल कैरेक्टर, इसे कहेंगे। अब दूसरा प्रोसेस है इमैस्कुलेशन, यानी ये जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा। ये टर्म हम लोग आगे पहले इसलिए जान रहे हैं ताकि इन टर्म्स को हम आगे यूज करेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो इमैस्कुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? मेल पार्ट को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है मैच्योर होने के पहले। फ्लावर को मैच्योर होने से पहले जब उसके मेल पार्ट को काट कर हटा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। और जिस प्रोसेस के द्वारा अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए जब स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है, जब स्टिग्मा को क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैगिंग। इसके बाद हमारा एक टर्म है जीनोटाइप। इसके बाद क्या है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है? जो पूरे सेट जीन्स के जो पूरे सेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, उसी को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। यानी उसके जो डिफरेंट जेनेटिकल या जीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट है, जीन्स के जो अरेंजमेंट है डिफरेंट टाइप्स के, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? तो इस जीनोटाइप के कारण जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है। और जो जीनोटाइप के कारण ही हमेशा अपीयर होगा। और जो कुछ ऐसे फिनोटाइप होते हैं जो इनहेरिटेबल नहीं होते और कुछ इनहेरिटेबल होते हैं। वही इनहेरिटेबल होंगे जिनको जो किसके अंदर चेंज होगा? जर्म सेल्स के अंदर चेंज होगा। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रखे हैं कि वो क्लोन्स होते हैं जो उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, यानी जिनमें बहुत ही कम वेरिएशंस प्रोड्यूस होगा, यानी ना के बराबर वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो वैसे क्या कहलाते हैं? क्लोन्स कहलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेंडल के काम के ऊपर, यानी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था? तो मेंडल ने सबसे पहला जो काम स्टार्ट किया था वो 1856 में, 7 ईयर्स के ऊपर इन्होंने काम किया था, 7 सालों तक। तो मेंडल ने सबसे पहला अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिया, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो पहला 2 लॉ है इसको हम जब देखेंगे तो ये है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे। इट वाज बेस्ड ऑन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, while law of independent assortment is based on dihybrid cross. So to perform the experiment or hybridization process, Mendel selected Pisum sativum, Garden P. It is the scientific name of Garden P, that is Pisum sativum. And he used, initially he had taken 34 character, then 22, बट ही फाइनलाइज्ड ऑन 7 कैरेक्टर्स। यानी शुरुआती दौर पे उन्होंने 34 कैरेक्टर्स को लिया था, फिर 22 कैरेक्टर को लिया, फिर लास्ट में 7 कैरेक्टर्स के ऊपर 7 साल उन्होंने काम किया।
अब ये जो मेंडल ने काम किया था वो किन किन, यानी जो 7 जो कैरेक्टर्स को लिया था मेंडल ने पी प्लांट को, वो कौन कौन लिया था। तो पहला फ्लावर कलर था, दूसरा फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, हाइट ऑफ प्लांट। ये इसके डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, ये कंडीशन हम लोग डोमिनेंट किसको कहेंगे। तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में यानी जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया तो उनको कुछ ऐसे कंडीशन में मिले कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दोनों एलील्स प्रेजेंट थे बट इसमें सिर्फ एक ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया फिनोटाइप में, तो उस कंडीशन को उन्होंने बोला कि ये जो जीन है जो अपने आप को दिखा रहा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, वो डोमिनेंट है। तो इन सभी में ये जो दिख रहे हैं ये डोमिनेंट वाले हैं, यानी अगर ये दोनों साथ रहेंगे लेकिन इसका जो एक्सप्रेस करेगा वो सिर्फ यही कर पाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं रेसेसिव ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स विच express themselves only in homozygous condition. That types of traits are known as recessive trait, and the dominant traits are those traits which can express themselves or whose genes can express themselves in any condition, either in homozygous condition or in heterozygous condition. यानी जब दोनों कंडीशन में कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में करता है तो उसे हम रेसेसिव ट्रेट कहते हैं, एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो अब यहाँ पे रीज़न उठता है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना, दूसरे प्लांट्स को भी चुन सकते थे। तो पी प्लांट को चुनने का ये रीजंस है। तो पहला है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब विपरीत, उल्टा, यानी लंबा है, बौना है, उजला है, वायलेट है, एक्सियल है, टर्मिनल है। ये जो हमारे पास यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं ये जो हैं ये एक दूसरे के जो उल्टे हैं, इन्हीं को हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कह रहे हैं। इनके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत था, इसके लिए उन्होंने इसको चुना। ये सेल्फ पॉलिनेटेड थे, ये सेल्फ पॉलिनेटेड यानी इनका जो फ्लावर था वो कैसा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर था इनका, और ये क्लिस्टोगैमस थे। क्लिस्टोगैमस वैसे को कहते हैं जिनके जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है वो बंद होता है पिटल्स के द्वारा, तो ये क्लोज्ड होते थे, यानी इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था और इनके अंदर मैनुअल पॉलिनेशन भी हो सकता था। यानी इसी के कारण उन्होंने क्या किया, मेल पार्ट को रिमूव कर दिया और फीमेल पार्ट को उसके अंदर रखा, यानी स्टिग्मा को रखा, और किसी के सीड्स को यूज किया, किसी के पॉलेंस को यूज किया। इस तरह से उन्होंने मैनुअल पॉलिनेशन कराया, तो इसी प्रोसेस को बोल दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। और ये एनुअल प्लांट था, शॉर्ट लाइफ स्पैन था, और इसको 3 महीने में ये रिजल्ट दे देता था। इसके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थे, और क्या था, ये इजी टू ग्रो था, बहुत ही छोटे से जगह पे ये ग्रो कर जाता था, इसलिए इन्होंने इनको ही चुना। अब आगे आता है, उन्होंने पहला क्या किया, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, तो स्टार्टिंग में एक पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके उन्होंने क्रॉस कराया। तो वैसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड मीन्स द प्लांट हैविंग द डिजायर्ड कैरेक्टर, एंड क्रॉस यानी दोज plants are crossed only which have a single pair of contrasting character। एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर उन्होंने इसे रिपीट किया, यानी 7 कैरेक्टर्स को एक एक करके प्लांट्स को क्रॉस कराया। तो पहला उसी टाइप के क्रॉस को क्या बोला गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, तो सबसे पहले उन्होंने प्योर लाइन प्लांट्स लिए। अब ये प्योर लाइन प्लांट्स क्या है, प्योर लाइन प्लांट्स आर दोज प्लांट, ये कौन से प्लांट हैं, वैसे प्लांट विच आर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ओनली its own type when self cross,
व्हेन सेल्फ क्रॉस्ड, यानी वैसे प्लांट्स जो होमोजाइगस कंडीशन में हो और जिनको आपस में सेल्फ क्रॉस कराया जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे ही प्लांट को ग्रो करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं, वैसे को हम प्योर लाइन प्लांट कहते हैं। जैसे कैपिटल टी को जब हम क्रॉस कराएंगे, इनको सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो हमेशा जितना भी जनरेशन बने ये सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स को ग्रो करेगा। उसी तरह से डॉट प्लांट को यहाँ पे, अब इसके यहाँ पे क्या बनेगा तो गैमेट्स बनेगा। ये जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनेंगे और यहाँ पे दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी जिसमें दोनों में एलील्स चले जाएंगे, या इसको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, तो फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो पूरे प्लांट्स हैं, 4 प्लांट्स आए और सारे के सारे टॉल आए, लंबे आए F1 जनरेशन को। बाद में उन्होंने इन F1 जनरेशन वाले को क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया। तो सेल्फ क्रॉस कराया, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस मतलब 3 क्रॉस हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। पहला हो जाएगा सेल्फ क्रॉस, यानी जब सेम यानी जो प्लांट्स हैं जो F1 हैं या F2 हैं उन्हीं वाले प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया जाए। उसके बाद होता है बैक क्रॉस, जब F1 जनरेशन या F2 जनरेशन को उनके पेरेंट्स के साथ ऑफस्प्रिंग ये क्रॉस कराया जाए तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। और एक होता है टेस्ट क्रॉस कहते हैं जब F1 जनरेशन वाले प्लांट्स को उनके प्योर होमोजाइगस प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे क्या किया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट 2 हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद इस चार्ट को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर चार्ट। इसे हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर चार्ट। इसे आरसी पुनेट के द्वारा दिया गया था, आरसी पुनेट। ये जो हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, तो हॉरिजेंटल पे हम लोग मेल को रखते हैं और वर्टिकल पे हम लोग फीमेल को रखते हैं, गैमेट्स को। तो यहाँ पे इस इधर कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे जब जीनोटाइप देखा गया तो 1:2:1 आया, जो कि क्या क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी यहाँ पे जीन का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। जो ये जो है वो एक है, ये जो एक तरह का है ये 2 है, और ये जो है ये एक अगर दूसरे तरह का है जिसका नंबर है 1 यानी 1। इसलिए यहाँ पे मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो हम कहते हैं 1:2:1। और वही फिनोटाइप रेशियो यानी इसमें 4 पौधे हुए यानी 4 प्लांट्स हुए, जिसमें 3 जो हुए वो टॉल हुए और एक जो हुआ डॉर्फ हुआ यानी बौना हुआ। तो इसी के बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉज दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या क्या देखा, तो सबसे पहला देखा कि यहाँ पे F1 जनरेशन में कोई भी बीच का हाइट वाला नहीं आया, सारे के सारे लंबे हुए। और F2 प्रोजेनी में 4 में से 3 जो हैं वो टॉल हैं और एक जो है वो छोटा पौधा है। फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। कंक्लूजन क्या निकला कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स वाइल टी एंड टी शॉर्ट प्लांट। यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो दोनों हैं वो टॉल हैं, और जो रेसेसिव वाले हैं उनका होमोजाइगस वो जो हैं वो क्या हैं, शॉर्ट हैं। इसके बाद अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, बोथ द कॉपीज टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू द शॉर्ट होने के लिए दोनों स्मॉल टी होने चाहिए, और बड़ा होने के लिए यानी पौधा लंबा होने के लिए सिर्फ एक ही टी काफ़ी है, ठीक है। तो जो कैपिटल टी को जो ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहा था उसे डोमिनेंट बोला गया, और जो स्मॉल टी के द्वारा किया गया उसे रेसेसिव कहा गया। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को क्या कर रहा था, छिपा दे रहा था, या उसको फिनोटाइप में आने नहीं दे रहा था। अब 2 रूल्स दिए, तो पहला जो दिया लॉ ऑफ
पहला जो दिया वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग होना। तो यहाँ पे मेंडल ने बोला कि जो दोनों फैक्टर्स होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो रैंडमली गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और एक गैमेट सिर्फ एक फैक्टर को रिसीव करता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। एवरी इंडिविजुअल पोजेस अ पेयर ऑफ एलील, यानी हमेशा ये पेयर्स में होते हैं, किसी भी ट्रेट के लिए ये हमेशा पेयर में होते हैं। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एक गैमेट जो होता है वो एक ट्रेट के एलील्स को क्या करता है, रिसीव करता है, और इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। और इस लॉ को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसको कहते हैं। अब मेंडल ने दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में व्हेन बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट, when both the alleles of a particular trait is present but only one of it is express itself in phenotype, बट उसमें से सिर्फ एक ही अपने आप को फिनोटाइप में रिप्रेजेंट करता है, तो इस कंडीशन को बोला गया डोमिनेंट कंडीशन, या उस ट्रेट को बोला गया डोमिनेंट ट्रेट, और इस कंडीशन को बोला गया, या इस रूल को बोला गया रूल ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, तो इस बार दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया। और वो प्लांट वो कौन कौन सा था, तो वो हमारा था सीड, शेप एंड कलर। और इसके जो दो कॉन्ट्रास्टिंग टाइप थे वो कौन कौन से थे, तो जो सीड शेप था ये था राउंड और ये था रिंकल्ड, जिसको हम कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कलर में जो था वो था येलो एंड ग्रीन, ग्रीन को स्मॉल वाई से और तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जो डोमिनेंट हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल जो है वो डोमिनेंट को करता है और रेसेसिव जो है वो किसको करता है, स्मॉल को करता है। यानी स्मॉल लेटर के द्वारा रेसेसिव को किया जाता है और कैपिटल के द्वारा डोमिनेंट को किया जाता है। यानी जब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों प्रेजेंट हैं तो सिर्फ कौन दिखाएगा, जो कैपिटल लेटर के द्वारा दिखाया जा रहा है वही फिनोटाइप बनेगा। जीनोटाइप अगर कैपिटल और स्मॉल दोनों है तो जो फिनोटाइप आएगा वो हमेशा कौन सा आएगा, कैपिटल लेटर वाला। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसका जो फिनोटाइप होगा ये हो जाएगा राउंड, क्योंकि कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को। स्मॉल आर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इसमें उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे मेंडल ने क्रॉस कराया, तो मेंडल ने प्योर लाइन प्लांट वाले को क्रॉस कराया। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे। तो यहाँ पे ये बनेगा, तो इसका जो फिनोटाइप है वो क्या बना, राउंड एंड येलो। और यहाँ से हम लोग एक याद रखेंगे कि कितना टाइप ऑफ गैमेट बनता है, तो वो 2 to the power n बनता है। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी जितना हेट्रोजाइगस कंडीशन एलील्स का प्रेजेंट है उतना n होगा। यानी अगर यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर 1 हुआ और कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 हुआ, तो ये 2 to the power n यानी 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। और वो 4 टाइप्स का गैमेट हमारे पास इस तरह से यहाँ पे बन रहा है जब इसको हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। तो जब F1 को सेल्फ क्रॉस कराया गया तो ये गैमेट्स बने। यहाँ पे मेल वाले को इधर फीमेल को रखेंगे, और यहाँ पे जब हम लोग टोटल देखते हैं तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जैसे फर्स्ट इसका, अगर इसका देखते हैं तो इसमें दोनों कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर किसको दिखा रहा है, राउंड को, स्मॉल आर किसको दिखा रहा है, रिंकल्ड को, और कैपिटल वाई किसको दिखा रहा है, येलो को, और स्मॉल वाई किसको दिखा रहा है, ग्रीन को। तो दोनों हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। इस तरह से जब हम काउंट करेंगे तो इसका टोटल नंबर हो जाएगा 9। ठीक है।
उसके बाद अगर इसको देखते हैं, ये दोनों स्मॉल आर है तो क्या बन जाएगा, रिंकल्ड। सॉरी, इसको देखते हैं, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर तो राउंड हुआ, इसका फिनोटाइप क्या हुआ, राउंड, और क्या हो जाएगा, ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, तो ये 3 मिलेगा। और फिर हो जाएगा रिंकल्ड एंड येल्लो, रिंकल्ड एंड येल्लो, ये भी 3 होगा। और फिर मिलता है रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये 1 मिलेगा। तो फिनोटाइप रेशियो यहाँ से आ जाता है 9:3:3:1। और उसी तरह से जीनोटाइप रेशियो आएगा। जीनोटाइप रेशियो अगर हम लोग लेके आएंगे तो ये इस तरह से आएगा, 1:2:1 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी ये टोटल हो जाएगा 1:1:1:1:2:2:2:4। ये जीनोटाइप इसको हम लोगों को मिलेगा। तो इसके बेसिस पे उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि जब एलील्स अलग अलग कैरेक्टर्स वाले का प्रेजेंट होते हैं तो वो जो सेपरेशन उनका होता है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गैमेट्स के अंदर, बिना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाते हुए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि इन्वायरमेंटल, नॉन जेनेटिक एंड जेनेटिक होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे सबसे पहला है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसे भी मेराइन ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अगर अकेले रखा जाता है तो वो फीमेल होते हैं और जब साथ में रखा जाता है तो वो मेल में बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंटल को हम नॉन जेनेटिक भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल को हम क्या कहेंगे, नॉन। कुछ इन्वायरमेंटल का हम देखते हैं तो जैसे मेराइन मोलस्कस, मोलस्क का नाम है क्रैपिड्यूला। क्रैपिड्यूला ये फीमेल हो जाता है जब इसको हम लोग अलग रियर्ड करते हैं, बिकम फीमेल, बिकम फीमेल when reared alone। अगर अलग इसको रियर्ड किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये फीमेल बन जाते हैं, और जब साथ में रियर्ड किया जाता है तो ये मेल बन जाते हैं। फिर उसी तरह से मेराइन वॉर्म है, मेराइन वॉर्म जिसका नाम है बोनीलिया। बोनीलिया ये भी क्या होता है, तो फीमेल हो जाते हैं जब आइसोलेटेड में रखा। कुछ जो होते हैं जैसे ये सम एनिमल टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। कुछ में जो एग्स हैं वो किस टेम्परेचर पे रखा गया है वो 28 और 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, जैसे क्रोकोडाइल, लेजार्ड। ये जब हाई टेम्परेचर पे रहेंगे, ये हाई टेम्परेचर पे मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल बनते हैं, और लो टेम्परेचर जब रहेगा तो ये फीमेल हो जाते हैं। यानी 28 डिग्री पे जब रहेंगे तो ये फीमेल बन जाते हैं और 33 डिग्री पे मेल बनते हैं। उसके बाद है जेनेटिक। तो जो जेनेटिक है वो सबसे पहला हैंकिंग के द्वारा किया गया था। सबसे पहला हैंकिंग के द्वारा ये बताया गया था, सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक वाला किया गया था। और इन्होंने फायरफ्लाई के ऊपर काम किया था, फायरफ्लाई के ऊपर काम किया था जिसमें एक एक्स बॉडी देखा था, जिसको टर्म किया गया एक्स बॉडी, जिसको बाद में एक्स क्रोमोजोम बोला जाने लगा। और उसी तरह से दूसरा जो क्रोमोजोम है, जैसे हम लोग टोटल जानते हैं सभी के अंदर सोमैटिक होता है और जर्म सेल, जर्म्स या सेक्स क्रोमोजोम हम उनको कहते हैं। तो दो बॉडी होता है, एक्स बॉडी एंड वाई बॉडी। वाई जो है वो डिस्कवर किया गया था स्टेरेनस के द्वारा।
स्टेरनस के द्वारा 1902 में। इसको बाई बॉडी बोला गया, जो एक्स क्रोमोजोम बना और वाई क्रोमोजोम बना। तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में जो हैं वो 23 पेयर है, जिसमें 22 पेयर को हम ऑटोसोम कहते हैं, 22 पेयर को हम ऑटोसोम कहते हैं, 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम कहते हैं। और जो एक पेयर बचता है, 1 पेयर जो होता है, वो कहलाता है सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स है और वाई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल है वो हेट्रोजाइगोसिटी होता है, जो मेल है वो हेट्रोजाइगोसिटी दिखाएगा, मेल हेट्रोजाइगस होंगे, जबकि फीमेल होमोजाइगस होंगे, होमोजाइगस। जब फादर का एक्स वाई यानी मदर का एक्स एक्स, यानी इनके 2 गैमेट बनेंगे एक्स और वाई, और मदर के दोनों एक ही गैमेट होंगे एक्स एक्स, यानी जब फादर का एक्स गैमेट वाला मदर के एक्स गैमेट को फ्यूज करेगा तो फीमेल होंगे, और जब फादर का वाई क्रोमोजोम वाला गैमेट मदर के गैमेट को फ्यूज करेगा तो रिस्टोर होने पे वो एक्स वाई जो फीमेल बनेंगे। तो ऑफस्प्रिंग होने का आइदर बॉय और आइदर गर्ल 50% चांस होता है, यानी किसी भी बच्चे के बर्थ के अकॉर्डिंग में 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल की, 50% प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल की। ये डिपेंड करता है कि जो फादर का गैमेट है उसके अंदर कौन सा क्रोमोजोम है। अगर एक्स क्रोमोजोम है तो द चाइल्ड विल बी अ गर्ल, एंड इफ देयर इज वाई क्रोमोजोम देन द चाइल्ड विल बी बॉय। अब यहाँ पे इसके अलावा, ह्यूमंस के अलावा जो टर्म्स है उसको भी हम थोड़ा देखते हैं। जैसे बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्ड्स के अंदर, तो बर्ड्स के अंदर ये ZZ टाइप होता है, और यहाँ पे फीमेल जो होते हैं, जो होमोजाइगस होंगे वो मेल होंगे और हेट्रोजाइगस फीमेल होते हैं। यानी फीमेल जो होते हैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस होते हैं, और मेल जो होता है वो होमोजाइगस होते हैं। कुछ बटरफ्लाइज में ये ZZ टाइप होता है। तो ये जो यहाँ पे भी फीमेल जो हैं वो होमोजाइगस हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं फीमेल और यहाँ हो जाते हैं मेल। इंसेक्ट्स में XO टाइप, और ये जो मेल हैं, मेल के अंदर ड्रोसोफिला और ये सब सभी आते हैं, ग्रास हॉपर, ये सभी जो होते हैं ये सभी किसके अंदर आते हैं, तो हेट्रोजाइगस मेल कहलाते हैं, और इधर होमोजाइगस फीमेल कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।